Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Vitthal Donadkar, your English Mastery Mentor, and here is the 20th day of your English Mastery online course. आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रीपोजिशन के बारे में, जिसको हम हिंदी में संबंध सूचक अवयव भी बोलते हैं। तो हम कुछ वीडियोस के माध्यम से हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल में पढ़ रहे हैं, उसमें से ही प्रीपोजिशन एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो ये इसकी क्या परिभाषा है और कुछ एग्जाम्पल के मदद से हम प्रीपोजिशन को अच्छे से समझने वाले हैं। तो प्रीपोजिशन एक पहला पॉइंट है, प्रीपोजिशन शब्द हो सकता है या शब्द का समूह भी हो सकता है। ये पहला पॉइंट है, मतलब प्रीपोजिशन एक शब्द भी हो सकता है और दूसरा शब्द का समूह भी हो सकता है। अगर दूसरा पॉइंट जाने तो वाक्य में हम नाउन यूज करते हैं या नाउन के जगह पे कभी प्रोनाउन यूज करते हैं। तो नाउन को या प्रोनाउन को सेंटेंस के दूसरे भाग के साथ कनेक्ट करने के लिए जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं उनको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक एग्जांपल है, आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, राइट। तो आई एम कमिंग एक सेंटेंस हो गया, मैं आ रहा हूँ, कहाँ से? दिल्ली से। दिल्ली एक प्लेस का नाम हो गया, तो प्लेस भी एक नाउन ही है, राइट। हमने देखा था कि नाउन क्या होती है। नाउन, प्रॉपर नाउन वो होता है किसी व्यक्ति का, जगह का, चीज का नाम, मतलब वो नाउन होता है। तो दिल्ली एक यहाँ पे नाउन हो गया, लेकिन इस नाउन को इस सेंटेंस के साथ जोड़ने का जो शब्द काम कर रहा है उसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। और यू कैन सी वेरी वेल हियर, फ्रॉम जो शब्द है इस दिल्ली को इस आई एम कमिंग के साथ कनेक्ट कर रहा है। मान लो मैं बोलता हूँ कि मैं आ रहा हूँ दिल्ली, तो यहाँ पे एक मीनिंग ही बदल जाता है। मुझे क्या कहना पड़ेगा? मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ दिल्ली कहेंगे तो ये मीनिंगलेस लगेगा। तो टू मेक इट मीनिंगफुल हमें फ्रॉम का यूज करना पड़ता है। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि प्रीपोजिशन का कितना महत्व होता है किसी भी सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए, राइट। तो संज्ञा और प्रोनाउन को किस सेंटेंस के दूसरे भाग के साथ करने का काम कौन करता है? प्रीपोजिशन करता है। उसके बाद देखते हैं जो नाउन और प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल होते हैं, मतलब जो भी नाउन और प्रोनाउन इस प्रीपोजिशन के साथ वाक्य में इस्तेमाल होते हैं उनको हम उस वाक्य में ऑब्जेक्ट कहेंगे। जैसे कि इसी एग्जांपल की मदद से हम समझते हैं। यहाँ पे देखो, आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, तो यहाँ पे दिल्ली एक नाउन हो गया, राइट। और आई एम कमिंग फ्रॉम मतलब आई के बारे में, मेरे बारे में इस सेंटेंस में बात करी जा रही है, तो ये कौन हो गया? नाउन तो आई भी है, मतलब वो प्रोनाउन है, लेकिन ये सब्जेक्ट हो गया, राइट। और वर्ब आने की क्रिया हो रही है तो वर्ब हो गया, लेकिन कहाँ से आने की बात हो रही है? दिल्ली से, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। मतलब कोई भी नाउन या प्रोनाउन जब प्रीपोजिशन के साथ इस्तेमाल किया जाता है तब वो उस वाक्य का ऑब्जेक्ट कहलाता है, राइट। उसके बाद देखते हैं प्रीपोजिशन और नाउन, मतलब जो भी प्रीपोजिशन होता है वो नाउन और प्रोनाउन के पहले आएगा। यहाँ पे हम बिल्कुल ठीक से देख सकते हैं कि यहाँ पे दिल्ली एक नाउन है और जस्ट बिफोर दिल्ली के प्रीपोजिशन आ रहा है। और दूसरे एक एग्जांपल में भी देख सकते हैं, राम डिपेंड्स ऑन यू, तो यू यहाँ पे क्या है? प्रोनाउन है। जैसे मैंने कहा कि प्रीपोजिशन नाउन और प्रोनाउन को, मतलब खाली नाउन को ही नहीं, वो प्रोनाउन को भी बाकी के सेंटेंस के साथ कनेक्ट करने में हेल्प करता है। तो यू क्या है? यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है और एक प्रोनाउन है, लेकिन उसके जस्ट बिफोर, जैसे यहाँ पे प्रीपोजिशन नाउन और प्रोनाउन के पहले इस्तेमाल होता है। तो हमने प्रीपोजिशन के कुछ बातें जानी, जैसे कि पहली बात है कि ये एक शब्द हो सकता है या शब्द का समूह हो सकता है। और दूसरा पॉइंट है कि ये नाउन और प्रोनाउन को वाक्य के दूसरे भाग के साथ कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हमने तीसरी बात ये जानी कि प्रीपोजिशन के साथ जो भी नाउन और प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं वो उस वाक्य में ऑब्जेक्ट के तौर पर काम करते हैं। हमने चौथी बात एक जानी कि प्रीपोजिशन कभी भी नाउन और प्रोनाउन के पहले आएगा, राइट। तो ये बातें हमें ये सिखाती है कि व्हाट इज एक्चुअली अ प्रीपोजिशन। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है, 20, 30, 40 प्रीपोजिशंस है, लेकिन मैं इस वीडियो में खाली 2 प्रीपोजिशन के बारे में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। आने वाले वीडियोस में बहुत डिटेल में प्रीपोजिशंस का कैसे इस्तेमाल होता है, उनका फंक्शन क्या होता है और उनके एग्जाम्पल्स क्या है, एक एक वीडियो के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में 2 एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला एग्जाम्पल दिया है मैंने, सिंस, राइट। सिंस का मतलब होता है, मतलब कोई भी चीज के मतलब टाइम से, जैसे कि यहाँ पे मैंने इट इज यूज्ड फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब किसी स्पेसिफिक टाइम से वो मैं चीज करते आ रहा हूँ, इसके लिए क्या होता है? इसका सिंस का इस्तेमाल होता है, मतलब उस टाइम से स्पेसिफिक टाइम से, ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर पॉइंट ऑफ टाइम।
निश्चित समय के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कोई भी मैं चीज़ करते आ रहा हूँ वो भी किसी समय काल से, स्पेसिफिक, ऐसा नहीं कि खाली टाइम से, तो मैं फिक्स टाइम से समझते आ रहा हूँ। तो एक एग्जाम्पल की मदद से इसको समझते हैं। जैसे आई हैव बीन वर्किंग फ्रॉम 2 PM, मतलब मैं 2 बजे से, दोपहर के 2 बजे से काम करते आ रहा हूँ। तो यहाँ पे फिक्स टाइम है। ऐसे बोला है क्या कि मैं दोपहर से काम करते आ रहा हूँ? नहीं, वो फिक्स टाइम है 2 PM से, राइट। तो ये फिक्स टाइमिंग जो होता है, पॉइंट ऑफ टाइम, वहाँ पे हम सिंस यूज करते हैं, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हो कि आई हैव बीन वर्किंग, आई हैव बीन वर्किंग, ये क्या है? एक अलग सेंटेंस है। और 2 PM एक टाइम है, और उसको कनेक्ट करने के लिए किस शब्द का यूज किया गया है यहाँ पे? सिंस। यहाँ पे एक्चुअली सिंस चाहिए, यहाँ पे सिंस है, मैंने गलती से सिंस, तो ये सिंस यूज किया गया है, राइट। अभी दूसरा एग्जांपल, जैसे कि हम कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सिंस 2 PM, 2 AM, सिंस 1982, वो भी एक समय है। सिंस बर्थ, मतलब बचपन से, वो एक टाइम है ना, बिल्कुल स्पेसिफिक, बचपन का टाइम, अभी का नहीं, बचपन का। सिंस एस्टरडे, कल से, या सिंस मंडे, मतलब किसी समय काल से हम कोई चीज करते आ रहे हैं, ये बताने के लिए है सिंस का इस्तेमाल किया जाता है, राइट। सेकेंड हम प्रीपोजिशन देखते हैं जो है फॉर। ये थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा ट्विस्ट है सेकेंड प्रीपोजिशन में। मतलब दोनों भी समय को ही दर्शाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल स्पेसिफिक टाइम को दर्शाता है। लेकिन फॉर है, ये समय के अवधि को दर्शाता है। मतलब इट इज यूज्ड फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। व्हाट वी हैव सीन इन सिंस, यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम पे फोकस किया जाता है, यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ टाइम, मतलब जो भी समय का कालावधि होता है उस पर यूज किया जाता है। और सेकेंड है व्हेन सेंटेंस इज इन कंटिन्यूअस फॉर्म, मतलब सेंटेंस कंटिन्यूअस फॉर्म में होना चाहिए, तब हम फॉर का यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल है फॉर 2 सेकेंड्स। 2 सेकेंड्स ये समय का अवधि है, मतलब कितना समय, ड्यूरेशन मतलब वो कालावधि। तो यहाँ पे 2 सेकेंड्स, फॉर बहुत समय, बहुत वाला कालावधि यहाँ पे आ गया। दूसरा है फॉर आवर्स, फॉर मंथ्स, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल की मदद से हम समझते हैं, ही हैज़ बीन ट्राइंग फॉर मेनी डेज, वो बहुत दिनों से ट्राई करते आ रहा है, राइट। तो ट्राई करते आ रहा है मतलब वो कंटिन्यूअस फॉर्म में कोई भी काम हो रहा है, और ये मेनी डेज मतलब बहुत समय से, बहुत दिनों से ये काम वो ट्राई करते आ रहा है, राइट। तो ये यहाँ पे समझने की बात है, सिंस कब यूज किया जाएगा? जब कोई पॉइंट ऑफ टाइम है, कोई स्पेसिफिक टाइम में, टाइम से कोई चीज होते आ रही है, तो उस टाइम हम सिंस यूज करेंगे। और जब कोई कालावधि से वो चीज होते आ रही है, उस टाइम क्या समझेंगे? फॉर यूज करेंगे। सो आई होप कि आपको प्रीपोजिशन समझा होगा। प्रीपोजिशंस क्या होते हैं वो हमने देखे, और किस तरीके से वो नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस के साथ जोड़ने में हेल्प करते हैं और सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाते हैं। विदाउट प्रीपोजिशन सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, राइट। तो आई होप कि आपको ये बातें समझ में आई होगी। और आने वाले वीडियोज़ में, क्योंकि 30, 40, 50 बहुत सारे प्रीपोजिशंस होने की वजह से एक वीडियो में कवर कर पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने 2 यहाँ पे खाली प्रीपोजिशंस के एग्जांपल्स आपके सामने मैंने रखे हैं। बहुत सारे प्रीपोजिशंस हैं, तो वो एक एक बिल्कुल बारीकी से समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि आप तभी इनको, उनके रोल को, वो कब इस्तेमाल किए जाते हैं, उनके किस तरीके के एग्जाम्पल्स होते हैं, समझ पाओगे। नहीं तो उनको यहाँ पे एक ही वीडियो में समअप करना थोड़ा सा मुश्किल भरा होता है। तो आने वाले वीडियोज़ में और ज़्यादा प्रीपोजिशंस को डिटेल में जानेंगे, उनके यूजेस को जानेंगे और उनके एग्जाम्पल्स को जानेंगे। तो इस वीडियो के लिए खाली इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। टिल द टाइम, बी द चैंपियन।